अस्सलामु अलैकुम मामू जान। वो दरअसल अम्मा भी हमेशा कहती हैं ना कि हादिया के दूल्हे का नाम हाद होगा, तो बस इसीलिए मजाक से मैंने हादिया की हथेली पे हाद लिख दिया। अमीना की बात पे हादिया ने सुकून का सांस लिया। अमीना और अम्मा बी ने तासुफ से नफ़ी में सर हिलाया। अम्मा बी किसी नामहरम मर्द का नाम अपनी बेटी की हथेली पे लिखा देखकर मेरे खून के हर कतरे में आग सी लग गई है। सवालात की बूछाड़ मेरे दिमाग में शोलों की तरह भड़कने लगी है। मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता मजाक में भी अपनी बेटी का नाम किसी गैर मर्द के साथ। गुस्सा से उनके अंदर का लावा दहक उठा। सरदार, बच्चियां हैं, उन्हें मुआफ़ कर दें, बस नादानी हो गई उनसे। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अम्मा बी ने सर झुकाए माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा। उन्होंने आंखें बंद किए गहरा सांस लिया, फिर खाने की तरफ मुतवज्जे हो गए। एनी प्रॉब्लम? यारम कमरे में अपनी शाल लेने आया तो वो सूफे की पुष्ट से टेक लगाए। किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। यारम ने सवालिया लहजे में पूछा। जी। वो चौंक कर सीधी हुई। मुझे ना बुरो की याद आ रही है। आप प्लीज़ मेरी उनसे फ़ोन पे बात करवा दें। मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि वो कब वापस आएंगे। इसकी ख्वाहिश पे वार्डरोब खोलते हुए यारम के हाथ वहीं साकित हुए। आपकी फ़िलहाल इससे बात नहीं करवा सकता। कुछ सोचकर यारम ने सपाट अंदाज में कहा और वार्डरोब से खाकी रंग की शाल निकालकर शानों पे फैलाई। लेकिन क्यों? आपने ही कहा था कि मेरे बुरो आपके दोस्त हैं। क्या आपके पास इनका फ़ोन नंबर नहीं है? उसने हैरानगी से इस्तिफसार किया। है मेरे पास उसका नंबर, लेकिन जहाँ वो है वो कॉल नहीं उठा सकता। यारम बलवाच ने संजीदगी से जवाब दिया। ऐसी कौन सी जगह पे चले गए हैं बुरो जहाँ से वो फ़ोन नहीं उठा सकते? आप मुझे दें, फ़ोन में खुद बुरो को कॉल करती हूँ, मुझे उनका नंबर याद है। चाहत ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए हथेली उसके आगे की। यारम ने फ़ोन आहनी पॉकेट से निकालकर इसके हाथ पे रख दिया। चाहत ने फ़ोन पकड़कर आदम का फ़ोन नंबर प्रेस किया, मगर फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने झुंझला कर दोबारा से कॉल मिलाकर फ़ोन कान से लगाया, मगर फिर से वही जवाब सुनने को मिला। चाहत ने बेबसी से यारम की तरफ देखा। यारम बलवाच सीने पे हाथ बांधे खड़ा आराम से इसके चेहरे के तासुरात और उसकी कार्रवाई मुलाहिजा फरमा रहा था। बुरो वाकई फ़ोन नहीं उठा रहे। अंकल, आप कुछ करें ना प्लीज़, इसने इल्तजाया अंदाज में कहा। पहली तो ये कि मैं आपका अंकल नहीं हूँ, वो अब्रो उचकाकर सर्द अंदाज में बोला तो चाहत ने आंखें बड़ी करके उसका बदला सर्द रवैया देखा। अंकल कहने पे हमारा निकाह हुआ था ना अमेरिका में? वो सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछ रहा था। जी, हुआ था। चाहत के गले की गिल्टी उभर कर मादूम हुई। तो फिर आप मेरी मंकूहा मतलब मेरी बीवी, जिसे इंग्लिश में वाइफ कहते हैं, और आपने मुज़क्कर मुअन्नस तो पढ़े ही होंगे। बीवी का मुज़क्कर शवहर मतलब हस्बैंड होता है, तो डियर वाइफ इस लिहाज से मैं आपका हस्बैंड हुआ। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इस अंकल लफ्ज़ का इस्तेमाल अगर दोबारा हुआ तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा आपको। वो उसकी नीली हैरत ज़दा आँखों में अपनी सुरमई आँखें गाढ़े चुभते हुए लहजे में बोला। तो चाहत की मध्यम चलती हुई सांसें खुशक हुईं। हमारा रिलेशन हस्बैंड और वाइफ का है, तो अब याद रखिएगा। वो बर्फीले तासुरात सजाए बोला। पता है आपको, अपने छोटे भाइयों के सामने मुझे कितनी सुबकी का सामना करना पड़ा आपके इस अंकल कहने की वजह से। आइंदा एहतियात कीजिएगा। वो शाल का एक कोना उठाकर दूसरे शाने पे ज़ोर से पटकते हुए एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला। जी। वो उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी और कशमकश में मुब्तला अपनी मखरूती उंगलियां चटका रही थी। ये आपका मोबाइल। चाहत ने कुछ लम्हों बाद हिम्मत किए यारम का मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया। इसे रखें अपने पास, अभी मैं मसरूफ़ रहूँगा कुछ देर बाहर दस्तारबंदी की वजह से, तब तक इसे अपने पास ही रखिए। मैंने इस पर डेटा ऑन कर दिया है। आपने कुछ सर्च करके पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, या कोई गेम्स वगैरह खेलना चाहें तो खेल लें। वक़्त गुजर जाएगा। आपकी तन्हाई के ख्याल की वजह से दे रहा हूँ, ताकि आप अपना दिमाग उल्टी सीधी सोचों में न लगाएं। वो कहते हुए कमरे से बाहर निकलने लगा तो फिर से दरवाजे पर रुका और पलटकर उसे देखा, जो सूफे पे बैठ चुकी थी, मगर अभी भी गौमगो की कैफियत में मुब्तला थी। और हाँ, मेरी कोई कॉल आई तो अटेंड मत कीजिएगा। चाहत ने बिना बोले इस बात में सर हिलाया तो यारम बलाश दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। इसके जाते ही चाहत के सांस बहाल हुए। चाहत ने मोबाइल स्क्रीन पे देखा। यारम बलाच की तस्वीर लगी थी।
वजीहा चेहरा, सुरमई आंखें इसमें सियाह गागल्स के पीछे छुपी हुई थीं। जीन्स और सियाह शर्ट में मलबूस, पेशानी पे सियाह सिल्की बाल बिखराए। जीन्स की एक पॉकेट में 3 उंगलियां फंसाए और दूसरे हाथ से जैकेट शाने की पुष्ट पे पकड़े वो मुस्कुराते हुए बिलाशुबा बहुत शानदार लग रहा था। चाहत के दिल ने पहली बार एक बैट मिस की। इसने मोबाइल को उल्टा कर सूफे पे रख दिया और गहरे सांस लेकर अपने ज़ोरों से धड़कते हुए दिल को काबू किया। ये मुझे क्या हो रहा है? वो खुद अपनी ही कैफियत को समझ नहीं पा रही थी। वो मुना में खुद से बड़बड़ाई, फिर उसने वापस मोबाइल उठाकर इसे देखा। वो फिर से मुस्कुराता हुआ अपनी ज़ेर कर देने वाली पर्सनैलिटी समेत पूरे तमतराक से चमकती हुई स्क्रीन पे बराजमान था। इसका दिल दहक से रह गया। उसने आंखें पटपटा कर उसे फिर से देखा तो गुलाब पंखड़ियों पे मध्यम सी मुस्कुराहट उभर आई। उसने सर झटक कर खुद को इस अजीब व गरीब कैफियत से आज़ाद किया और गूगल खोला। फिर सर्च का ऑप्शन इसे समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या सर्च करे। इसने वापस सूफे की पुष्ट से सर टिकाया और आंखें बंद कीं। कुछ देर पहले की गईं यारम बलौच की बातें उसके दिमाग में गर्दिश कर रही थीं। अचानक किसी सोच के तहत उसने झट आंखें खोलें और सर्च ऑप्शन में हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप लिखकर सर्च किया। फिर जो सब इसकी नज़रों के सामने आया, उसकी नीली आंखें हैरत के समुंदर में गोते लगाते कभी डूबने कभी उभरने लगीं। उफ! उसने गहरे सांस लेते हुए मोबाइल बंद करके एक तरफ रख दिया और सूफे पे मौजूद कशन अपनी आंखों पे रखे वहीं बेदम सी होकर लेट गई। अम्मा बी, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ? हादिया ने अपने साथ साथ चलती हुई अम्मा बी की जानिब देखकर कहा। नहीं हादिया, जो तुम सोच रही हो वो मैं सोच नहीं सकती, क्योंकि तुम दिल की सुनती हो मगर मैं दिमाग से काम ले रही हूँ। मेरी सोच में मेरी सारी उम्र का तजुर्बा शामिल है, जबकि तुम्हारी सोच बचकाना है, अभी जवान खून है, जोश मार रहा है। इसका मतलब अम्मा भी आप जानती हैं कि मेरे दिल में क्या है और मैं किस बारे में सोच रही हूँ। उसने अपने कदम वहीं रोकते हुए उनकी तरफ देखकर सवाल किया। हाँ मेरी जान, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, उन्होंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। लेकिन हादिया बेटा, तुम जो सोच रही हो वो नामुमकिन है। उन्होंने गहरा सांस हवा के सुपर्द किया। लेकिन क्यों अम्मा बी? बेटा, तुम्हारी सोच इन 2 कबीलों के दरमियान दुश्मनी की आग को बुझा नहीं सकती। सरदार दिलावर बलौच और सरदार फलिक बलौच की दुश्मनी को ख़त्म करना नामुमकिन है। तुम्हारी मोहब्बत से उनकी सालों की नफ़रत मिट नहीं सकती। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं ये सोच रही हूँ अम्मा बी? बेटा, मैंने बेशक तुम्हें पैदा नहीं किया, मगर इतनी से थी तुम जब तुम्हें अपने हाथों में लिया था। तुम्हें मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है और एक माँ अपने बच्चे की सब बातें बिना कहे सुन भी लेती है और समझ भी लेती है। लेकिन हादिया, कुछ दिनों से मैं डरने लगी हूँ। लेकिन क्यों अम्मा बी? हादिया, एक माँ अपनी बेटी की खुशी के साथ साथ इसकी ज़िंदगी भी चाहती है। मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें कुछ होते हुए नहीं देख पाऊंगी। अम्मा भी याद रखिएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब वही होगा जैसा मैं सोच रही हूँ। आओ अंदर चलें शाह साहब से मिलने, उन्होंने दरगाह की सीढ़ियों पर कदम रखते हुए कहा। आप चलिए, अम्मा बी, मैं आती हूँ। अमीना के साथ ज़रा दरगाह का बैरूनी हिस्सा देख लूँ। ठीक है, ज़्यादा दूर मत निकल जाना, मुझे भी शाह साहब से बात करनी है, मैं करके आती हूँ। अम्मा बी कहती हुई दरगाह की सीढ़ियाँ चढ़ने लगीं। अस्सलामु अलैकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? उन्होंने उनकी खैरियत दरियाफ़त की। वालेकुमुस्सलाम, शुक्र है उस परवरदिगार का, उन्होंने आजिज़ाना अंदाज में जवाबन कहा। कुछ रस्मी गुफ्तगू के बाद अम्मा बी असल मुद्दे की बात की तरफ आएँ। शाह साहब, हादिया की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, वो न जाने किन राहों पे चल निकली है। यही कि वो हाथ बलौच की मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी है। उन्होंने गविया अम्मा बी के सर पर धमाके किया। जी शाह साहब, लेकिन सरदार दिलावर बलौच और सरदार फलिक बलौच उन दोनों के रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेंगे। हाँ जानता हूँ मैं। अमीना, अम्मा बी शाह साहब से क्या बात करने आई होंगी? कहीं हाथ के बारे में बात तो नहीं करने आए वो? अमीना ने अपने तई अंदाज़ा लगाया। हाँ हो सकता है, हादिया सादा अंदाज में बोली। सरोज़ की ताड़रों ने दुहन छीड़ी। हादिया को इसके सरोज़ की ताड़रों से आशना सी दुहन निकलती हुई महसूस हुई। अमीना, ये तो वही गज़ल की दुहन है जो उसने, मैंने और हाद ने मुकम्मल की थी। हादिया इस सरोज़ की दुहन के ताक़ुब में कदम उठाने लगी। वो इस और तेज़ी से बढ़ने लगी जहाँ से उसे ये धुन सुनाई दे रही थी। हादिया रुक जा,
अमीना ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, मगर हादिया के कानों में तो इस दिलकश धुन के सिवा और कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो इसके तिलिस्म में डूबी बस दौड़ती चली जा रही थी। गुलाब हाथ में हो, आँख में सितारा हो, कोई वजूद मोहब्बत का इस्तियारा हो। मैं गहरे पानी की इस रौ के साथ बहती रहूं, जजीरा हो कि मुकाबिल कोई किनारा हो, कभी कभार उसे देख लें, कहीं मिल लें। ये कब कहा था कि वो खुश बदन हमारा हो। कसूर हो तो हमारे हिसाब में लिख जाए, मोहब्बतों में जो एहसान हो तुम्हारा हो। ये इतनी रात गए कौन दस्तकें देगा, कहीं हवा का ही उसने न रूप धारा हो। उफुक तो क्या है, दरे कहकशां भी छुआएं, मुसाफिरों को अगर चांद का इशारा हो। मैं अपने हिस्से के सुख जिसके नाम कर डालूं, कोई तो हो जो मुझे इस तरह का प्यारा हो। अगर वजूद में आहंग है तो वस्ल भी है, वो चाहे नज़म का टुकड़ा कि नस्र पारा हो। हाँ, वो वही था। हादिया उसे जी भरकर देखते हुए अपनी आंखों को सीराब करने लगी। वो तपते हुए सहरा में एक टीले पे बैठा सर झुकाए सरूज बजा रहा था। हादिया, किसी की करख्त आवाज़ पे हादिया, जो हाथ को सामने देखकर अपने होश व हवास भुला बैठी थी, उसने पलट कर देखा। वहाँ शमशेर बलवाच अपने जलाल समेत खड़ा था। बेटा शमशेर, कौन है ये जो इतना मीठा सरूज बजा रहा है? अम्मा भी, अमीना और शाह साहब तीनों वहाँ पहुँच चुके थे। दूर बैठे हाथ को देखकर अम्मा बी ने शमशेर बलवाच से इस्तिफसार किया। हाथ अभी भी किसी सोच में गुम अपने सरूज की धुन बजा रहा था। मुझे क्या पता अम्मा बी, हमसे पूछें कि बंदूक से निकलने वाली गोलियों की तड़तड़ाहट कैसी होती है। इस मौसीकी की आवाज़ से मेरा कोई लेना देना नहीं। चले आएं, घर चलते हैं। वो उन सबको अपनी गाड़ी में बैठाए वापसी के रास्ते पे गामजन हो गया। हादिया उसे गाड़ी के साइड मिरर में पीछे छोड़ता हुआ देखती रह गई। गांव के लोगों की कसीर तादाद इस वक्त वहां मौजूद अपने नए सरदार की दस्तार बंदी की रस्म के लिए, इनमें ज़्यादातर बलवाच लोग शामिल थे। इस सहरा में इस वक्त गर्मी अपने जौबन पे थी, मगर वहाँ आए लोगों का शौक़ काबिल दीद था। अपने सरदार से इनकी मोहब्बत का सबूत था। जिस तरह सरदार फलिक बलवाच ने इस इलाके की जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी, इसी तरह की उम्मीद वो अपने नए सरदार यारम बलवाच से भी रखते थे। तभी जौक दर जौक शामिल हुए थे। आज सरदार फलिक बलवाच की बरसों पुरानी दिल्ली मुराद पूरी होने वाली थी, और उनके बराबर में उनका बेटा आज उनकी जगह पे अपनी शान और शौक समेत बराजमान था, जिसके लिए आज ये महफिल सजाई गई थी। सरदार फलिक बलवाच के चेहरे की खुशी दीदनी थी, जबकि सरदार यारम बलवाच सपाट चेहरा लिए, संजीदा सा शलवार कमीज में मलबूस शानों पे शाल ओढ़े, सर पर दस्तार पहने और सुरमई आँखों में सुर्खी माइल डूरे लिए, जैसे जब्त के कड़े मराहिल से गुजर रहा था। गहनी मूँछों तल्ले अन्ना भी लब बाहम पयोस्ट थे। चेहरे पर हल्की सी बियर्ड इसकी वजाहत में मज़ीद इजाफा कर रही थी। वो छवुट से निकलते हुए कद का शानदार इंसान आज खुद को बेबस महसूस कर रहा था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, फिर अपने वालिद फलिक बलवाच के सामने थोड़ा नीचे झुका तो उन्होंने उसके सर पर ख़ानदानी जद्दी पुष्टी दस्तार सजाते मोहब्बत भरे अंदाज में इसके चौड़े शाने पर थपकी दी। वो उनका गुरूर था। दस्तार सर पे सजते ही लोगों की मुबारकबाद की आवाज़ें उसके कानों में सुनाई देने लगें। बेटा, अब लोगों को हाथ हिलाकर मुतमईन करो, सरदार फलक बलवाच ने इसके कान के करीब चेहरा किए सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा। तो इसने ज़बरदस्ती की मुस्कराहट लबों पर सजाते हुए सामने मौजूद तमाम लोगों को उनकी मोहब्बत व अक़ीदत का जवाब हाथ हिला कर दिया। यारम बलवाच का सदका किया जा रहा था, जबकि वो सर झुकाए बीजारी से बैठा था। लोग उससे मिल रहे थे, अपने नए सरदार को मुबारकबाद दे रहे थे, लेकिन वो खामोश था। दिन ढल गया, सभी वहाँ से लौट गए। अब वहाँ सिर्फ सरदार फलक बलवाच और सरदार यारम बलवाच ही रह गए थे। अपने बाबा साईं के फैसले की वजह से नाराज़ हो? उन्होंने यारम के शाने पे हाथ रखकर पूछा। यारम खामोश रहा। यारम मैं नहीं जानता मेरी कितनी ज़िंदगी रह गई है। मैं तो क्या ये कोई भी नहीं जानता कि वो अगला सांस ले भी पाएगा या नहीं। मैं चाहता हूँ हमारे इस इलाके को तुम जैसा पढ़ा लिखा बावाकार सरदार मिले, जो उनके लिए अच्छे फैसले कर सके। मेरा मान, मेरा गुरूर हो तुम यारम। मैंने सोचा कि इस गांव के हज़ारों लोगों की ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने सोचा ये सौदा घाटे का नहीं होगा। क्या हुआ जो मेरे एक बेटे की ख्वाहिशात दाव पे लग जाएं, लेकिन उसके बदले देखो
کتنے لوگوں کی خواہشات پوری ہو جائیں گی جنہیں تم جیسا سردار ملے گا۔ وہ فخر سے سینہ چوڑا کیے بولے، تم کرو گے نا ہمارے گاؤں والوں کے لیے کام، انہیں تمام سہولیات فراہم کرنے کی سکت رکھتے ہو، دماغ رکھتے ہو، تو پھر اپنے بابا سائیں کا یہ خواب پورا نہیں کرو گے اس علاقے کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے؟ انہوں نے مان بھرے انداز میں پوچھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر یارم بلواچ کے لبوں کا قفل ٹوٹا تو اس نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ فلک بلواچ کے بجھے ہوئے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں بہت خوش ہوں آج یارم، اب میں مر بھی جاؤں تو کوئی غم نہیں، بس اتنا بتا دو کہ اپنے بابا سائیں سے ناراض تو نہیں، ورنہ مرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر بولے، بابا سائیں ایسی فضول باتیں مت کیجیے ورنہ میں سچ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ یارم بلواچ نے چہرے پر خفگی لائے کہا۔ سردار فلک بلواچ نے مسکرا کر اسے گلے سے لگایا تو یارم نے بھی ان کے گرد بازو باندھ لیے۔ آئی لو یو بابا سین، اس نے محبت بھرے انداز میں کہا۔ شاہ صاحب آپ؟ ہاتھ بلواچ جو سر جھکائے ہوئے سروز بجا رہا تھا، اس کی نظر شاہ صاحب کے ننگے پاؤں پہ پڑی تو سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں میں۔ صحرا میں تیز گرم لو چلنے لگی اور ریت اور مٹی اڑنے لگی۔ شاہ صاحب ایسا کیوں لگتا ہے کہ جیسے بہت بڑا طوفان آنے والا ہے؟ ہاتھ نے نظریں دور دور تک نظر آتے ہوئے صحرا کی جانب دوڑاتے ہوئے کہا۔ ایک چھوٹا سا طوفان آیا تھا مگر تم اس سے بے خبر رہے، ابھی ایک اور بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، نہ جانے کیسے سامنا کرو گے تم اس طوفان کا۔ انہوں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا تو ہاتھ بلواچ نے نا سمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ ہاتھ آج تمہارے سروز کی دہن میں ہادیہ کی غزل سنی ہے، اس کا کیا مطلب سمجھو میں؟ مطلب تو آپ جان ہی چکے ہوں گے شاہ صاحب۔ مگر میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں اس کی سچائی۔ میرا سچ ہادیہ کے علاوہ کچھ نہیں، اس نے صاف گوئی سے کام لیا۔ اور ہادیہ کیا کہتی ہے؟ انہوں نے تسبیح کے دانے کو انگلی میں روک کر سوال کیا۔ اس کا سچ بھی صرف ہاتھ بلواچ ہے، وہ اٹل انداز میں بولا۔ تم دونوں نے جو فیصلہ لیا ہے یہ فیصلہ آسان نہیں ہے، اس راستے میں بہت سی دشواریاں ہیں، بہت سی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا تم دونوں کو۔ مجھے یقین ہے ہماری چاہت ان نفرت کی دیواروں کا سینہ چیر دے گی۔ میں آج ہی بابا سائیں سے سردار دلاور بلواچ کے گھر جا کر ہادیہ کا رشتہ مانگنے کے لیے بات کرتا ہوں۔ ہاتھ نے اپنا فیصلہ شاہ صاحب کو بتایا، پھر واپسی کے راستے کی طرف چل پڑا۔ اماں سائیں مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، سردار شمشیر بلواچ نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ کہو بیٹے کیا بات ہے؟ انہوں نے محبت سے چور آواز میں کہا۔ اماں سائیں ہر جوان بیٹے کی ماں کو اپنے گھر میں بہو لانے کی جلدی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں اپنی بہو کو سونپ کر خود آرام کے مزے چکھے۔ کیا آپ کو کوئی ایسی فکر لاحق نہیں؟ اس نے ہلکا سا مسکرا کر پوچھا۔ کیوں میرے شیر بیٹے نے میرے لیے کوئی بہو تو نہیں تلاش کر لی جو آج اپنی شادی کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے؟ بس کچھ ایسا ہی سمجھیے، کر لی ہے تلاش۔ وہ بندوق شولڈر سے اتار کر سامنے میز پہ رکھتے ہوئے بولا۔ کون ہے وہ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے، انہوں نے اشتیاق سے پوچھا۔ آپ جانتی ہیں اسے؟ لو بھلا میں کیسے جانوں گی اس کو؟ آپ ماموں جان کے گھر جائیں میرا رشتہ لے کر۔ سچ؟ وہ حیرانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں بولیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم نے تو میرے دل کی خواہش پوری کر دی۔ میں آج ہی بھائیسا کے پاس حویلی میں جاتی ہوں ان سے ہادیہ کا ہاتھ مانگنے، مجھے پوری امید ہے کہ بھائیسا مجھے کبھی بھی انکار نہیں کریں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھیں اور اپنے کپڑے تیار کرنے لگیں جانے کے لیے۔ ایک گلاس پانی لا دیں۔ آتش بلواچ سارا دن گاؤں میں گھومتا رہا، اپنے بزنس شروع کرنے کے لیے کسی موزوں جگہ کا انتخاب کرنے۔ ابھی گرمی سے نڈھال ہوئے حویلی واپس آیا تو سامنے سے گزرتی شازیہ سے پانی لانے کو کہا۔ جی چھوٹے سردار، وہ کہتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ سسی اور سسی، بڑی سردارنی نے مجھے چائے بنا کر لانے کو کہا ہے، میں ان کے لیے چائے بنانے لگی ہوں، تو ایسا کر باہر چھوٹے سرکار ہیں، انہیں پانی دے کر آ۔ شازیہ نے چولہا جلا کر اس پر چائے کا پانی چڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ جو شام کے کھانے کے لیے چاول چننے میں مصروف تھی، شازیہ کی بات سن کر چونک گئی، دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ کہاں کھو گئی سسی؟ جا بھی چھوٹے سردار انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ فرج کھول کر اس میں گلاس میں پانی ڈال کر باہر کی طرف بڑھی۔ اس کے قدم واضح طور پر کپکپا رہے تھے۔ اس کے ڈگمگاتے ہوئے قدم آتش بلواچ کے پاس جا کر تھم گئے۔ چھوٹے سرکار، وہ دھیرے سے بولی،
اس کی آواز میں صاف لرزش محسوس کی جا سکتی تھی۔ آتش بلوچ جو آنکھیں موندے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے تھا، کسی کی آواز قریب سے سن کر آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس کے چہرے پہ تھکن نمایاں تھی۔ وہ چھوٹے سرکار پانی پانی۔ سسی نے چہرے کو سر پہ لیے ہوئے پلوں سے ڈھانپتے ہوئے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تو آتش بلواچ نے جیسے ہی اس کے ہاتھ سے گلاس پکڑنا چاہا، اس کی پورے ذرا سی سسی کی انگلیوں سے مس ہوئیں۔ سسی کے وجود میں جیسے برقی رو دوڑ گئی۔ کون ہو تم؟ آتش بلواچ نے اس سے پوچھتے ہوئے گلاس لیے اپنے لبوں سے لگایا۔ سسی کی بھوری کانچ سی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ ہائے ربا، انہیں تو یاد ہی نہیں کچھ بھی۔ وہ سر جھکائے منا میں بڑبڑاتے ہوئے خودی سے الجھ رہی تھی۔ وہ میں، اس سے پہلے کہ سسی کچھ بتاتی، ایک کپ چائے لے آئیے، وہ گلاس سامنے رکھی میز پہ رکھتے ہوئے بولا۔ سسی کا کب سے رکا سانس بحال ہوا۔ اس نے واپسی کے لیے قدم اٹھائے۔ رکیے۔ سسی نے ابھی بمشکل چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ اس کی بھاری سحر انگیز آواز نے مانو زنجیر باندھے اس کے قدم روک دیے۔ سسی کا معمول پہ آیا دل پھر سے آپے سے باہر ہوا۔ چائے کے ساتھ ماسا سے پوچھ کر ایک سر درد کی ٹیبلٹ بھی لے آئیے گا، اس نے بند آنکھوں سے ہی کہا۔ اس کا سینے میں مقید ننھا سا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ٹیبلٹ لفظ اسی کے سر کے اوپر سے گزر گیا، مگر سر درد سے اس نے اندازہ لگایا کہ وہ ضرور دوا کی ہی بات کر رہا تھا۔ جی سرکار۔ سسی نے دیکھا اس کے پاؤں میں چمکتے ہوئے سیاہ جوتے تھے۔ اسے جرابیں اور شوز پہنے دیکھ سسی کو خیال آیا کہ اسے گرمی نہ لگ رہی ہو۔ وہ اپنا گھاگھرا سنبھال کر نیچے فرش پہ بیٹھی اور آتش کے پاؤں میں سے جوتے نکالنے لگی۔ آتش بلواچ کو اپنے پاؤں پہ سرسراہٹ محسوس ہوئی تو اس نے اپنی طلسم زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑیے اسے۔ آتش بلواچ نے فوراً سے پیشتر اپنے پاؤں پیچھے کیے۔ وہ میں آپ کے جوتے۔ اس نے اپنے تئیں اپنی صفائی پیش کرنی چاہی۔ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کسی بھی عورت کا مرد کے پیروں کو ہاتھ لگانا۔ جائیے آپ یہاں سے۔ سسی کو تو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ اسے اس کی حرکت پہ سخت سست سنا رہا ہے۔ اس کی نظریں تو بس اس شہزادے کے چہرے پہ تھیں۔ وہ خود کو بہت خوش قسمت تصور کر رہی تھی کہ زندگی میں کچھ پل کے لیے اس نے اس سے بات تو کی۔ وہ پلو منا میں دبائے ہوئے کچن کی طرف بھاگنے کے انداز میں چلی گئی۔ آج بلوچ تاسف سے سر ہلاتے ہوئے پھر سے آنکھیں موند کر اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ اگلا پارٹ کل انشاءاللہ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔